हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जो कि फोर्थ सेमेस्टर में उसके शॉर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है ना, देखिए पार्ट फर्स्ट होगा, इसमें हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, और सेकंड पार्ट में हम तीनों को कवर करेंगे। और वो जो वीडियो है मैं आपको सुबह तक जल्दी से जल्दी उसको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें जो भी सारे क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। PDF आपको फार्मेसी वाले ऐप पे मिल जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ऐप प्ले स्टोर से जाकर के। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बात करते हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि स्टार्टिंग होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आप सिलेबस देखोगे यहाँ पे जो हमारी यूनिट है फर्स्ट, उसमें है कोलोइडल डिस्पर्जन। तो पहला क्वेश्चन उसी पर बनता है कि क्या है कोलोइडल डिस्पर्जन, या बोले तो कोलोइड्स। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोलोइड्स है क्या। कोलोइड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें दो फेज होते हैं। दो फेज कहने का मतलब है, जैसे कि आप इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं। जैसे आप देखोगे, ये रेड पेन से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये कुछ हमारे पार्टिकल्स हैं जो कि सपोज ये हमारे लिक्विड में मिक्स हुए पड़े हैं, फैले हुए हैं। ये हमारा जो रेड ब्लू में है, ये हमारा है लिक्विड, बोले तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम। एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें जो है मतलब पार्टिकल्स होते हैं। आप नज़र आ रहे होंगे आपको, ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज। तो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो फेज होते हैं, बोले तो मतलब एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। यानी कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एक डिस्पर्जन मीडियम में फैले होते हैं, उसी को हम कोलाइड बोलते हैं। एग्जांपल आप समझिए, सपोज ये हमारा मिल्क है, ठीक है। तो मिल्क में क्या होता है, आपने देखा होगा, वहाँ पे फैट जो है लिक्विड में फैली होती है। कुछ फैट के पार्टिकल्स होते हैं। सपोज ये रेड जो है हमारी फैट है, और ये नीचे आप देखोगे ये लिक्विड है। तो यहाँ पे ये जो है ना, हमारे दोनों क्या बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं। तो मिल्क हमारे कोलोइड है। ये कि हमारा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो फेज मिलेंगे, एक हमारा डिस्पर्स फेज होगा, एक हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं हमारे कोलोइड्स। और ये जो सिस्टम होता है पूरा, इसी को हम कोलोइडल डिस्पर्जन बोलते हैं। तो सिंपली वही लिखा पड़ा है, इट इज़ एक हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस होता है बोले तो यहाँ पे देखिए, ये जो है अलग अलग हो जाते हैं दोनों चीज़ें। बोले तो आपका फैट अलग हो जाएगा, आपका लिक्विड अलग हो जाएगा, यानी कि ये हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। एक होते हैं हमारे होमोजीनियस। होमो मीन्स होता है सेम, यानी कि जैसे कि लिक्विड लिक्विड है, अगर दो लिक्विड को अगर आप एक जगह मिला दो, इमल्सन और सस्पेंशन को छोड़ के, तो वो एक ही जगह रहते हैं और वो जो है अलग अलग नहीं होते हैं। तो उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और ये हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं। तो वही लिखा है, देखिए, इट इज़ ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज फाइन पार्टिकल इनटू अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में फैला रहता है, डिस्पर्स्ड रहता है। तो वही है यहाँ पे। और ये जो फिनोमिना है वो हमारी कोलोइडल डिस्पर्जन कहलाती है। एग्जाम्पल देखोगे, जैसे कि हमारा मिल्क है, स्प्रेज है, फॉग है, स्मोक है, तो ये हमारे कोलोइड होते हैं, जैसे कि वही यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो हमारे कोलोइड्स होते हैं उनका जो पार्टिकल साइज होता है, बोले तो ये जो हमारे रेड में जो नज़र आ रहे हैं, इनका साइज कितना होना चाहिए। उनका जो साइज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, या बोले तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक उनका साइज होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, या बोले तो कोलोइडल डिस्पर्जन विद देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे देखिए, जो क्लासिफिकेशन ये आ सकता है, इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए, हमारी तीन चीज़ होती हैं, सॉलिड और लिक्विड एंड यहाँ पे गैस। तो आप देखोगे हम कैसे सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक हम सॉलिड लेंगे और एक सॉलिड को फिर दूसरे सॉलिड में ही मिक्स करेंगे। एक बार हम फिर सॉलिड लेंगे और उसको लिक्विड में मिक्स करेंगे। एक बार हम सॉलिड लेंगे और उसको हम गैस में मिक्स करेंगे। यानी कि सॉलिड से हमारे यहाँ पे कितने सॉल्यूशन बने, 3। और ऐसे ही हम लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, एक सॉल्यूशन बना। फिर लिक्विड को हम सॉलिड में मिक्स करेंगे, एक सॉल्यूशन बना। फिर लिक्विड को हम गैस में मिक्स करेंगे, एक सॉल्यूशन बना। यानी कि यहाँ भी हमको कितने मिल जाएंगे, 3। यानी कि 3 है तो टोटल हमारे यहाँ पे 3/3 करें तो हमारे 9 यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन बनेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे कोलोइड जो बनते हैं वो 8 बनते हैं। एक जो लास्ट में जो गैस इनटू गैस, बोले तो गैस ही हमारी नीचे होगी और गैस ही हमारे पार्टिकल के रूप में होगी। तो ये जो है ना, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। बोले तो ये कोलोइडल मिक्सचर नहीं बनता है। तो ये हमारा इसमें
हटा देते हैं, लेकिन हमारे क्या थे कोलॉइड्स क्या थे वो हेट्रोजीनियस होते थे। तो सिंपली देखिए वही आपने यहाँ पे लिखना है कि अगर देखिए डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो, तो जो हमारा यहाँ पे जो कोलॉइड बनेगा वो हमारा सॉलिड सोल होता है, ये बोले तो सॉलिड डिस्पर्जन होता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल है जैसे कि पियरल है, ओपेल है, तो इसका एग्जांपल है। ऐसे ही सॉलिड को अगर हम लिक्विड में अगर डिस्पर्स करते हैं, मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे एक सोल बनता है, जैसे कि पेंट से हमारे सेल के फ्लूइड वगैरह हैं, जैसे पेंट से हम कलर वगैरह करते हैं वो पेंट से ही, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर सॉलिड को हम गैस के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा सॉलिड एरोसोल बनता है, जैसे कि स्मोक है, डस्ट है। तो इसी तरीके से देखिए सारा कुछ यहाँ पे लिखा पड़ा है, आप देख लेना। बाकी लास्ट में वही है, गैस को अगर हम गैस में मिक्स करेंगे तो यहाँ पे कोलॉइड नहीं बनेगा। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, राइट अबाउट द काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड जो है ना, देखिए जो हमने अभी देखे थे, सपोज जैसे कि मिल्क हम ले लेते हैं, वही तो ये जो है ना, इसमें इसकी कई तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है ऑप्टिकल और एक होती है हमारी काइनेटिक एंड तीसरी होती है हमारी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ आप बोल सकते हैं। ऑप्टिकल जैसे कि नेम में आ रहा है, यानी कि हमारा लाइट से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को स्कैटर वगैरह करते हैं और ये चमकते वगैरह हैं, तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी होगी हमारी काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक बोले तो इसके मूवमेंट से रिलेटेड है, काइनेटिक मीन्स होता है ना मूव करना, तो वही ये मूवमेंट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल जो है वो हमारे इससे रिलेटेड है कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर उनमें अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो वो होगा या फिर नहीं, तो वो इससे रिलेटेड है। तो जो हमारे जो क्वेश्चन है ना वो केवल ये है कि व्हाट आर द काइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो एक बार आप ऑप्टिकल को भी देख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये दोनों हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल एंड काइनेटिक। तो जैसे कि पहले मैंने बोला थी काइनेटिक जो है इट इज़ रिलेटेड टू देयर मोशन और मूवमेंट, ये हमारे जो कोलॉइड्स हैं उनके मूवमेंट से और मोशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए 3 हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी मूवमेंट से रिलेटेड, वो है ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन एंड सेडिमेंटेशन एंड विस्कोसिटी। बहुत ही आसान है। देखिए ब्राउनियन मोशन में क्या होता है, सिंपली जो भी हमारे कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं जो रेड में आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक जगह रुके नहीं होते, ना ही सेटल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह, मतलब ये मूव करते रहते हैं जिगजैग, टेढ़े मेढ़े ये उधर से उधर भागते रहते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। उसी मोशन को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और ये जो एक साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन, तो उन्होंने सबसे पहले बताया था, तो उन्हीं के नेम पे इसको हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। बहुत ही आसान है। दूसरा देखिए डिफ्यूजन आपने पढ़ लिया होगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारी चीज़ है उसका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, वही हमारा कहलाता है डिफ्यूज़न। तो सिंपली जो हमारे ये भी कोलॉइड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे आपको ज़्यादा गोल गोल ये नज़र आ रहे होंगे पार्टिकल, तो ये जो है इधर मूव करेंगे जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन कम है। और ये कब तक मूव करेंगे, जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, बोले तो दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाते, सिंपल। तो ये इनके मूवमेंट से रिलेटेड इनकी एक प्रॉपर्टी है डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेटल डाउन हो जाना। जैसे कि ये आपको ऊपर रेड नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे पार्टिकल, तो अगर इसको हम कुछ देर रख दें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो ये नीचे आके बैठ जाएंगे, बॉटम में इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे हमारे सिरप वगैरह होती है, सस्पेंशन आपने देखा होगा, उन पर लिखा होता है ना शेक वेल बिफोर यूज़, यानी कि यूज़ करने से पहले उनको हिला लें अच्छी तरीके से, कि जो भी हमारी जो नीचे जो ड्रग है वो नीचे बैठ गई है वो सब में मिक्स हो जाए। तो यानी कि ये ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे ग्रेविटी के फोर्स से वो नीचे आ जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है बॉटम में इकट्ठा हो जाने की, सेडिमेंट हो जाने की या सेटल हो जाने की, वही हमारी सेडिमेंटेशन कहलाती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसी कोलॉइड्स की। इसके अलावा नेक्स्ट है विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन क्या है, देखिए अगर हम कोई भी फ्लूइड है अगर उसको मूव कराएंगे ना, तो विस्कोसिटी एक ऐसी चीज़ है जो उसको मूव करने में वो रेजिस्टेंट डेवलप करेगी, यानी कि उसको वो मूव नहीं होने देगी, वही हमारे विस्कोसिटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ फ्लूइड अंडर अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है, तो ये सिंपली जैसे सपोज अगर एक तरफ हम पानी को नीचे बहाते हैं, ठीक है, वाटर जो है वो तेज़ बहेगा, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कोई हमने गाढ़ी चीज़ ली, लाइक गम वगैरह लिया या कुछ और चीज़ ली, तो वो थोड़ी कम स्पीड से बहेगी, यानी कि वो विस्कस है, वो थोड़ी गाढ़ी है। तो वही है हमारी विस्कोसिटी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल की बात करें, यानी कि वही इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कि उनके ऊपर चार्ज किया है, या फिर उनके ऊपर या उनमें करंट जो है वो कंडक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 हैं, एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस
सॉरी 3 है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोओस्मोसिस एंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो बहुत ही आसान है। देखिए पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जो भी हमारा कोई कोलॉइड है अगर हम उसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास कराते हैं, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करते हैं उनके बीच में, तो उनमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो नेगेटिव की तरफ भागते हैं यानी कि कैथोड की तरफ, और जो हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो हमारे एनोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। वही उनका एक जगह इकट्ठा हो जाना एनोड की तरफ, वही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत ही आसान है, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है जब भी हम कोई करंट वगैरह करते हैं। यहाँ पे कौन मूव कर रहे हैं, ये डिस्पर्स्ड फेज वाले पार्टिकल कर रहे हैं। बोले तो जो ऊपर आपको नज़र आ रही थी ना रेड रेड, जो कि दूसरे मीडियम में फैले हुए थे, ये उनकी बात चल रही है, वो उनकी प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्मोसिस क्या है, आपको फिर ये समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रोओस्मोसिस क्या है। आपने देखिए पढ़ा भी होगा कि जो हमारा सोलवेंट होता है, सोलवेंट बोले तो जिसमें हमारा सोल्यूट मिक्स होता है, ठीक है, सोल्यूट की बात नहीं चल रही है, सोलवेंट की बात चल रही है। तो सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चला जाना, ये आप देखोगे। अभी हमने डिफ्यूज़न देखा था, डिफ्यूज़न बात हो रही थी सॉल्यूट की, वो हमारा डिफ्यूज़न था। लेकिन अब सॉल्यूट की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है सॉल्वेंट की, जिसमें हमारे सॉल्यूट डिसॉल्व रहता है। तो सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर लेना, वो कहलाता है हमारा ओस्मोसिस। अब ये इलेक्ट्रोओस्मोसिस क्या है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रो यानी कि जैसे कि हमारा दो फेज थे, एक हमारे पार्टिकल थे, तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी तो हमने देख ली थी, वो थी हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बात करें जो हमारे यहाँ पे मीडियम है ना, दूसरा जो लिक्विड वगैरह है, या फिर जैसे मिल्क में भी हमारा लिक्विड था, तो ये अब उसकी बात चल रही है। अगर उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं उन पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, अगर उनमें अगर हम करंट पास कराएं या बोले तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हम जनरेट करें, तो जो हमारे लिक्विड फेज वाले हैं या बोले तो जो डिस्पर्सन फेज वाले जो भी पार्टिकल्स हैं उनका मूव करना प्लस की तरफ या माइनस की तरफ, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो सिंपल से देखिए वही है, व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड सो मूवमेंट ऑफ लिक्विड यानी कि डिस्पर्जन मीडियम, पॉइंट ध्यान रखना है डिस्पर्जन मीडियम की बात चल रही है। तो जब हम डिस्पर्जन मीडियम में वहाँ पे कोई भी फील्ड अप्लाइड करेंगे तो उसके जो भी पार्टिकल्स हैं या जो भी उस पर चार्ज वगैरह है वहाँ पे, तो वो जो है वो मूव करेगा, और वही हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि सपोज होता क्या है, देखिए हमारा कोलॉइड ऐसा होता है, अगर देखिए डिस्पर्जन मीडियम जो है, डिस्पर्जन मीडियम अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसके पार्टिकल नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो जो हमारा डिस्पर्ज फेज जो होगा ना वो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ये हमारा होगा फिर पॉजिटिव। तो होता क्या है, देखिए अगर इनमें हम कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे लगाते हैं, तो ये पॉजिटिव वाले डिस्पर्स फेज के हैं, तो ये हमारे किसकी तरफ मूव करेंगे, माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ ये मूव करेंगे। और उसी तरफ अगर हम बात करें जो हमारा जो यहाँ पे नेगेटिव वाले हैं, ये हमारे डिस्पर्जन मीडियम के हैं, ये हमारे पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। तो जो डिस्पर्जन मीडियम का जो मूव करना है वो तो कहलाएगा हमारा ओस्मोसिस, बोले तो इलेक्ट्रोओस्मोसिस। वहीं जो हमारे ऊपर जो डिस्पर्स फेज वाले हैं उनका जो मूव करना है वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप एग्जांपल से समझिए, देखिए ज़्यादा दिल पे मत लेना एग्जांपल। सपोज ये एक लड़का है, ठीक है, और ये है एक लड़की, तो इससे आप बहुत बेटर अच्छी तरीके से समझेंगे। सपोज ये जो लड़की है यानी कि गर्ल जो है, ये है हमारी डिस्पर्जन मीडियम, समझिए ये डिस्पर्जन मीडियम है, और ये है हमारा लड़का यानी कि जो कि है डिस्पर्स फेज, जो कि मतलब इसके प्यार में यहाँ पे डूबा पड़ा है, ठीक है। सपोज ये इस तरीके से है, तो ये एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं और मतलब शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके घर वाले शादी नहीं करा रहे हैं, और ये क्या करते हैं, मतलब भाग जाते हैं कि भाग करके हम शादी कर देंगे। तो होता क्या है, ये दोनों पहुंचते हैं स्टेशन पे, ठीक है, स्टेशन पे पहुंचे, और स्टेशन पे पहुंचने के बाद में इनके घर वालों को पता लगा कि लड़का लड़की गायब है, तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी पुलिस स्टेशन में जाकर के। तो इनके पीछे पीछे आती है पुलिस। तो जैसे ही पुलिस स्टेशन पे पहुंचती है और उनको ये नज़र आ जाते हैं और ये फिर पुलिस को देखते हैं, तो ये भागने लगते हैं। फिर ये एक दूसरे को देखते नहीं कि हम साथ भागे हैं कैसे भागे, ये अलग अलग भागते हैं। सपोज ये स्टेशन पर हैं, ये एक तरफ दिल्ली को जा रही है ट्रेन
आप देख लेना, ठीक है। ये किसी दूसरी तरफ जा रही है, मुंबई को मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मुंबई को जा रही है। तो जो लड़का है वो हमारा मुंबई की ट्रेन में चढ़ जाता है और लड़की है वो हमारी दिल्ली की ट्रेन में चढ़ जाती है। यानी कि पुलिस के आते ही, पुलिस यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम थी लड़की, वो किस तरफ जा रही है, दिल्ली की तरफ। बोले तो सपोज ये अगर पॉजिटिव चार्ज थी तो नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो ये जो प्रोसेस होगी लड़की की दिल्ली वाली जाने की, वो हमारी कहलाएगी डिस्पर्जन मीडियम वाली इलेक्ट्रोओस्मोसिस। वहीं जो डिस्पर्स फेज वाली, यानी कि लड़का अगर मुंबई की तरफ जा रहा है पुलिस की वजह से, तो वो हमारी कहलाएगी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आई होप इनमें जो है समझ आ गया होगा कि क्या है ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो ये कॉन्सेप्ट था। बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। जैसे कि हमारा डबल लेयर, तो जैसे कि हम अगर जूम करें जो हमारे कोलॉइड्स होते हैं, तो वही उनमें प्लस माइनस वाले चार्ज होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो इस तरीके से ना वो लेयर बना के रखते हैं। जैसे कि एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे जूम किया है, तो जैसे अंदर आपको प्लस 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 नज़र आ रहा होगा, तो इस तरीके से वो रहते हैं और उनके बाहर जो है दूसरे चार्ज जो है वो आकर के एक लेयर बना लेते हैं। यानी कि एक लेयर अंदर होगी, एक लेयर बाहर होगी। तो अंदर वाली जो लेयर होती है ना, वो मूव नहीं कर पाती है, बोले तो वो एक जगह स्टेटिक हो जाती है। वो यहाँ से कोई भी जो पार्टिकल है या बोले तो चार्ज वो निकल नहीं पाता है, तो उसको हम स्टेटिक लेयर बोलते हैं। बाहर वाले जो चार्ज होते हैं वो एक हट करके दूसरा भी लग सकता है, दूसरा हट करके तीसरा भी लग सकता है, तो हमारी डिफ्यूज़ लेयर कहलाती है। तो ये जो लेयर हैं दोनों 1 2, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। यानी कि कोलॉइड्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होती है। तो ये है कॉन्सेप्ट। और इनके बीच में ना जो हमारा प्लस है माइनस है, इनके बीच में ना कुछ पोटेंशियल का भी डिफरेंस होता है, और उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए 2 मार्क्स में, व्हाट इज जीटा पोटेंशियल? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 लेयर, यानी कि स्टैटिक लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो हमारा डिफाइन पेप्टाइजेशन। तो देखिए पेप्टाइजेशन क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई लिक्विड था पहले, वो पहले खूब अच्छा खासा था, यानी कि वो इस तरीके से उसके दोनों जो भी फेज थे वो बिल्कुल आपस में मिक्स थे। लेकिन कुछ क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, जैसे कि हमने उसको एक जगह इकट्ठा मतलब रखा, तो उसके जो पार्टिकल्स है ना वो नीचे सेटल डाउन हो गए, बोले तो वो जो है ना नीचे इकट्ठे हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए। ये हो गए हमारे प्रेसिपिटेट। तो ये जो प्रेसिपिटेट जो हो गए हैं पार्टिकल्स या जो भी हमारा कोलॉइड्स जो है, अगर प्रेसिपिटेट हो गया है कोई भी सॉल्यूशन, तो उसको कन्वर्ट करना किस में? कोलॉइड में। कोलॉइड क्या होते हैं हमारे, वो इस तरीके से फैले होते हैं पूरे उसमें। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, कुछ जो है हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो हमारा प्रेसिपिटेट हुआ पड़ा है कोई भी हमारा सब्सटेंस या सॉल्यूशन, तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही डालेंगे तो वो जो है कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमारी प्रोसेस होती है ना प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करने की, वो हमारी पेप्टाइजेशन कहलाती है। तो सिंपली लिखा है पेप्टाइजेशन, या बोले तो डीफ्लोक्यूलेशन। तो इसको हम फ्लोक्यूलेटेड बोलते हैं, बोले तो इकट्ठा हो जाना, और डीफ्लोक्यूलेशन यानी कि अब इसको तोड़ना है, हमको फैलाना है। तो वही है, देखिए पेप्टाइजेशन और डीफ्लोक्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड बाय शेकिंग इट विद अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। इसमें हम कोई पेप्टाइजिंग एजेंट डालेंगे, उसको थोड़ा शेक करेंगे और हमारे फिर कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बोले तो ये घुल जाएगा। तो ये है हमारा पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट जो इसमें आप देखोगे वो है हमारी एक थ्योरी है, मतलब एक रूल है, वो है हमारा सुलजे हार्डे रूल। और इसको देखिए हम कोगुलेशन रूल भी बोलते हैं, यानी कि जस्ट उल्टा होता है। जैसे हमने पेप्टाइजेशन देखा था, पेप्टाइजेशन में हम प्रेसिपिटेट से कोलॉइड बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कोलॉइड होता है ना, जैसे कि सपोज इस कोलॉइड पे प्लस प्लस या माइनस माइनस, जो प्लस प्लस होगा प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, या फिर माइनस चार्ज आप देख लीजिए, और सपोज यहाँ पे हमारा माइनस माइनस है, तो ये हमारा कोलॉइड है। अब कोलॉइड को हमने उसको कोलॉइड जो है उसको जमाना है, बोले तो उसको कोगुलेट करना है, या बोले तो उसको प्रेसिपिटेट करना है। तो प्रेसिपिटेट करने के लिए ना हमें यहाँ पे, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें यहाँ सॉरी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज के कुछ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हमने देने होंगे। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या है, हमारे एक जगह फ्लोक्यूलेट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है उसी के ऊपर एक यहाँ पर रूल है कि ग्रेटर इज द बैलेंसी ऑफ द फ्लोक्यूलेटिंग आयन एडेड, द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज कोगुलेशन। यानी कि जितने ज़्यादा हम फ्लोक्यूलेटिंग आयन्स यहाँ पे, या बोले तो बैलेंसी यहाँ पे डालेंगे, वो उतना ही जल्दी यहाँ पे फ्लोक्यूलेट करेगा। सपोज जैसे कि आप समझोगे, जैसे कि ये हमारा
Al3+ है, तो इसके ऊपर 3 चार्ज हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये 3 नेगेटिव चार्ज को जल्दी से ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, या बोले तो उनको फ्लक्चुएट कराएगा। एक दूसरा देखोगे Ba2+ है, तो ये हमारा 2 को ही करेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग वैलेंसी वाला कोई चीज़ अगर हम डालेंगे तो वो उतनी ही जल्दी उसको फ्लक्चुएट करेगा, बोले तो उतनी ही जल्दी उसको जमा देगा या प्रेसिपिटेट बनाने का। वही जो रूल है हमारा सुलजे-हार्डे रूल कहलाता है। तो ये 2 मार्क्स में आ जाता है, देख लेना। बाकी सिंपली लिखा है चार्ज ऑन कैटायन या एनायन प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन, यानी कि अगर हमने कोगुलेशन जितनी जल्दी करना है ना, तो हमने उतने ही ज़्यादा चार्ज डालने होंगे या उतनी ही बैलेंसी वाले चार्ज डालने होंगे, यानी कि फ्लक्चुएटिंग एजेंट। तो ये है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है, वो है डिफाइंड रियोलॉजी। तो रियोलॉजी जैसे आप सिलेबस में देखोगे वही है, मतलब नेम ही इसका, तो उसी पे क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में कि रियोलॉजी है क्या ये। तो रियो मीन्स होता है टू फ्लो एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि फ्लो की स्टडी करना। किसके फ्लो की स्टडी करना? जो भी हमारे मैटर्स होते हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, तो वो कैसे फ्लो करती हैं, उन पे जब हम कोई प्रेशर लगाते हैं, स्ट्रेस वगैरह लगाते हैं, तो वो जो पूरी स्टडी है वो हमारी रियोलॉजी कहलाती है। तो सिंपली वही यहाँ पे लिखा पड़ा है। ये जो हमारी टर्म थी ये दी गई थी विंघम ने एंड क्राउफोर्ड, ये हमारे 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1910 में इस टर्म को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आ सकता है 2 मार्क्स में। व्हाट आर न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड? तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, नॉन न्यूटोनियन क्या है? जैसे कि हमारा न्यूटोनियन, यानी कि ये वो फ्लूइड होते हैं जो कि न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटन्स ने एक लॉ दिया था विस्कोसिटी का, बोले तो फ्लो ऑफ फ्लूइड, उसका एक लॉ दिया था। उन्होंने सिंपली क्या बोला था, जैसे कि कोई भी हमारी चीज़ है, सपोज ये है, तो अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे ना तो वो उतनी ही जल्दी वो चेंज होगा, उतनी ही स्पीड से वो मतलब फ्लो करेगा, बोले तो उसमें उतनी ही जल्दी शियर स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन कहने का मतलब है बदलाव। तो यहाँ पे क्या है, जो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो उस जो रूल है उनका उसको वो फॉलो करते हैं। तो सिंपली जैसे कि हमारा ज़्यादातर फ्लूइड है वही होते हैं, जैसे कि वाटर हुआ, ऑयल हुआ, गैसेस हुई, सारी जो चीज़ हुई वो हमारी न्यूटोनियन फ्लूइड होती हैं। बोले तो जितने ज़्यादा हम उन पर प्रेशर लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे वो उतनी ही स्पीड से बहेंगी, वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है। यहाँ पे वही न्यूटोनियन फ्लूइड का जो मतलब लॉ जो है फ्लो का वही है। देखिए द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यानी कि टाओ प्रोपोर्शनल टू dB/dr। देखिए स्ट्रेस कहने का मतलब है वही प्रेशर लगाना, और स्ट्रेन कहने का मतलब है शियर स्ट्रेन के उसमें बदलाव होना, यानी कि जितना हम प्रेशर लगाएंगे, जितना हम फोर्स लगाएंगे, वो भी कोई भी चीज़ हमारी उतनी ही तेज बहेगी, उतनी ही स्पीड से बहेगी। तो वही हमारा न्यूटन का जो फ्लो का लॉ है वो ये है। तो अगर इस लॉ को फॉलो करते हैं हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे। जस्ट अपोजिट जो कि इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसके खिलाफ है वो, तो वो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। जैसे कि चीज़ है, वाटर है, गम है। सपोज मैं कोई बाहरी चीज़ ले लेता हूँ, जैसे ये है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये आगे को बढ़ तो रहा है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा जितना इस पर फोर्स लग रहा है। बोले तो सपोज उतना ही फोर्स अगर मैं फ्लूइड पे लगाता वो बहुत स्पीड से जाता है ना, और अगर उतना ही फोर्स अगर मैं किसी पानी को गिरा देता तो वो तेज जाता। तो ये होते हैं हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जैसे कि यहाँ पे ने हमारा ये विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी हमने देखा था, यानी कि फ्लो को, जैसे कि सपोज हमारा जैसे एक लिक्विड है, अगर वो पतला है तो वो जल्दी बहेगा, अगर वो गाढ़ा है तो वो लेट में बहेगा, बोले तो धीरे धीरे बहेगा। तो यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टिव फ्लो ऑफ फ्लूइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो फ्लूइड का जो बहना है उसके बहने में कुछ रेजिस्टेंट डेवलप हो जाना, उसके फ्लो होने में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाना, वो हमारा कहलाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यानी कि काइनेमेटिक यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड है, ये मूव नहीं होने देगा, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो ये होती क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी। हमारा ये ईटा है, यहाँ पे ईटा अपॉन रो, तो ये जो है हमारा इसका दोनों का रेशियो होता है, यानी कि विस्कोसिटी और डेंसिटी का अगर हम रेशियो निकालें तो वो हमारा जो निकलेगा वो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाएगा। अब देखिए इसको हम पढ़ के और रहे हैं, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है ना, इससे हम पता कर लेते हैं कि कोई भी जो हमारा फ्लूइड है वो कितनी जल्दी से बहेगा। अगर ये ज़्यादा होगी तो वो मतलब धीरे धीरे बहेगा, उसमें रेजिस्टेंट डेवलप होगा। अगर इसकी कम होगी तो वो जो है हमारा तेज़ी से बहेगा। और वो निकालते किससे? हम सिंपली इससे निकाल लेते हैं। हमें कोई किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी पता है, उसकी डेंसिटी पता है, तो पता चल जाएगा कि हमें कि उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है। तो सिंपल से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ही हो जाता है।
छोड़कर ही नहीं जाना, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, ठीक है। हमारी क्वेश्चन की वीडियो है शॉर्ट, तो यहाँ पे तो मैं इसको कवर नहीं कर सकता, काफ़ी लेंथी में ये मतलब वीडियो बन जाएगी। जो कि हमारे क्वेश्चन वो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बेस्ड ऑन रियोग्राम। कितने टाइप्स के होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड? तो वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्लास्टिक फ्लूइड या बोले तो प्लास्टिक फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड और डाइल्टेंट फ्लूइड। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, इनको देखिए चेक कर लेना, 10 मार्क्स में पक्का आता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है डिफाइन थिक्सोट्रॉपी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो थिक्सोट्रॉपी क्या है? तो आपने देखिए देखा होगा जो हमारे कुछ सस्पेंशन होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा ये सस्पेंशन है, ठीक है, इस तरीके से भरा पड़ा है बोतल में हमारा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से है, कुछ पार्टिकल्स इसमें, एग्जाम्पल समझना, ठीक है, रियल में आपको फिर थोड़ा समझ आएगा। इसमें कुछ ये थोड़ा गाढ़ी सा है, बोले तो ये विस्कस है। अगर आप इसको थोड़ा स्टिर करोगे ना, थोड़ी देर घुमाओगे, सेक करोगे, इधर उधर हिलाओगे, तो इसकी जो विस्कोसिटी है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बोले तो थोड़ा कम पतला हो जाएगा। तो वही जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ना, थोड़ी विस्कोसिटी कम हो जाने की, किसी भी चीज़ को हिलाने पर, वो हिलाने से मतलब वही, मतलब कि उसको सेक करने पर वो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाना, वो हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारी थिक्सोट्रॉपी कहलाती है। तो थिक्सोट्रॉपी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यानी कि स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड 3 टाइप्स के होते हैं, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक एंड डाइल्टेंट। तो जो स्यूडो प्लास्टिक जो होते हैं वो इसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो वही लिखा देखिए, व्हेन फ्लूइड स्टिर्ड और शेक सो दे बिकम लेस विस्कस एंड दिस प्रॉपर्टी नोन एज थिक्सोट्रॉपी। यानी कि कोई भी जब लिक्विड अगर उसको हम थोड़ी देर स्टिर करते हैं, थोड़ी देर शेक करते हैं, तो वो कम विस्कस हो जाता है, वही हमारा थिक्सोट्रॉपी कहलाती है। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है। देखिए आपको पता ही होगा जो हमारे फॉर्मुलेशंस होते हैं, बोले तो जो भी सिरप है, सस्पेंशन वगैरह हैं, तो वो जितनी जल्दी हिलाने पे वो मिक्स हो जाएंगे, जितने कम पतले हो जाएंगे, विस्कस थोड़े कम हो जाएंगे, वो उतने ही फ़ायदेमंद होंगे, यानी कि वो उतने ही ज़्यादा वो स्टेबल रहेंगे। स्टेबल कहने से मतलब है, अगर देखिए ज़्यादा चीज़ हमारी विस्कस रहेगी ना, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे फ्लोक्यूलेटेड हो जाएगी। फ्लोक्यूलेटेड हो जाएगी तो मतलब हमारी जो दवाई है वो बेकार हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा थिक्सोट्रॉपी होगी, हमारी दवाई उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो हमारी ये प्रॉपर्टी है, बोले तो ये एप्लीकेशन है फार्मेसी में, मेडिसिन के बनाने में। तो वही लिखा है, ड्यू टू थिक्सोट्रॉपी आवर फॉर्मुलेशन बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर एंड उसके यूज़ क्या है। देखिए मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर, पहले समझिए विस्कोमीटर क्या है। विस्को मीन्स विस्कोसिटी, मीटर मीन्स मीटर, यानी कि एक ऐसा मीटर, एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि विस्कोसिटी को मेजर करने का काम आता है, किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी मेजर करना, वो हमारा विस्कोमीटर कहलाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर, एक होता है मल्टी पॉइंट। तो मल्टी पॉइंट को हम समझ रहे हैं, जैसे कि हमारा मल्टी पॉइंट, तो ये जो है ना देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को, उनकी जो विस्कोसिटी है उसको ये मेजर करने के काम आता है। सपोज जैसे कि हमारा ब्लड है, ठीक है, वो हमारा नॉन न्यूटोनियन होता है, तो इसकी अगर हमने विस्कोसिटी मेजर करनी है ना, तो वो जो है इसी मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर से करनी होगी। ये भी कई टाइप्स के होते हैं। मल्टी पॉइंट कहने का मतलब है कि उन पे हमने कई तरीके से मतलब कि स्ट्रेस लगाते हैं, शियर स्ट्रेस कई बार लगाते हैं। बोले तो सपोज आप इसको समझिए, हमारा लिक्विड है, इस तरीके से समझिए, एक बार हमने लगाया इतने स्पीड से, दूसरी बार तेज स्पीड से लगाया, उसके बाद और तेज स्पीड से लगाया, यानी कि अलग अलग हम उस पर शियर स्ट्रेस लगाएंगे और तब देखेंगे कि उसकी विस्कोसिटी कितनी निकल रही है। क्योंकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे होते हैं, उन पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो वो उतने प्रेशर से वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उनकी जो शियर स्ट्रेस है वो बार बार लगा करके देखते हैं और उसका ही फिर एवरेज निकाल के हम उसकी विस्कोसिटी निकालते हैं। तो उसी के नेम पे पड़ा है मल्टी पॉइंट, यानी कि कई बार हम उसका शियर स्ट्रेस लगाते हैं, कई बार उसको हम मेजर करते हैं। इन मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर द विस्कोसिटी इज डिटरमाइंड एट सेवरल रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल बात करें, रोटेशनल जो हमारा विस्कोमीटर होता है, रोटेशनल में भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कप एंड वो विस्कोमीटर है, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर है, वो हमारा मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर का एग्जांपल है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल विस्कोमीटर, या आ सकता है कैपिलरी विस्कोमीटर। तो देखिए इसकी जो वर्किंग है, प्रिंसिपल है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता ही होगा, तो शॉर्ट में तो मैं आपको पूरा कुछ नहीं बता सकता, शॉर्ट में बस थोड़ा समझा दूंगा कि रोटेशनल विस्कोमीटर क्या है, कैपिलरी विस्कोमीटर क्या है। बाकी लॉन्ग में देखिए आपने खुद ही पढ़ना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पक्का जरूर आएगा। तो देखिए बात करते हैं रोटेशनल विस्कोमीटर, जैसे कि हमारा रोटेशनल, यानी कि इसमें कोई चीज़ हमारी रोटेट करेगी। सपोज इसमें देखिए एक हमारा होता है स्पिंडल, स्पिंडल बोले तो यहाँ पे एक घुमाने का सा होता है, मतलब कि इस तरीके से यहाँ पे हमारा कोई भी जो है
इसमें कप वगैरह में लिक्विड यानी कि वही जिसकी विस्कोसिटी हमने चेक करनी है वो हमारा रख दिया जाता है और ऊपर से स्पिंडल इसको घुमाया जाता है इस तरीके से। तो उसी के बेस पे हम जो है मीज़र करते हैं उसकी विस्कोसिटी, यानी कि इसमें रोटेशन होता है। उसी के नेम पे पढ़ा है रोटेशनल विस्कोमीटर। तो ए विस्कोमीटर विच मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द सैंपल बाय टर्निंग ए स्पिंडल इन ए कप कॉल्ड रोटामीटर। तो स्पिंडल की वजह से मतलब स्पिंडल को घुमा करके और उसमें कप में हमारा वही लिक्विड या बोले तो सैंपल पड़ा होगा उसकी तब विस्कोसिटी मेजर की जाती है। तो उसको हम रोटेशनल या बोले तो रोटामीटर बोलते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं। देखिए इनमें से किसी एक के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लेना, वही आप एग्जाम में लिखे आना, या तो कम से कम 2 देख लेना, ठीक है। उनका पूरा डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल सारा कुछ बताना होगा। तो ये 4 टाइप्स के मैंने यहाँ पे दिखा दिए, कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, और कोक्यूट टाइप विस्कोमीटर एंड मैक माइकल विस्कोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए हमारे कैपिलरी विस्कोमीटर। जैसे कि हमारा कैपिलरी, तो देखिए इसमें ना इस तरीके से एक कैपिलरी होती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जिसकी भी लिक्विड की या बोले तो जो भी हमारे पास फ्लूइड है उसकी अगर हमने विस्कोसिटी मेज़र करनी है तो उसको हम यहाँ से डालेंगे और वो इधर से निकलेगा, यानी कि उसका हम वॉल्यूम चेक करेंगे, यानी कि अमाउंट कि कितना अमाउंट डाल रहे हैं और वो कितना टाइम लगा रहा है इस हमारी कैपिलरी को पार करने में, इधर से इधर मूव करने में कितना टाइम लगा रहा है। तो उसी से हम उसकी जो विस्कोसिटी वो मेज़र कर लेंगे। तो वही कहलाता है हमारा कैपिलरी विस्कोमीटर। इसको हमने देखिए ओस्टवोल्ड विस्कोमीटर या फिर यू ट्यूब विस्कोमीटर इसके नेम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए ये जो है ना अभी आपने देखा था रोटेशनल विस्कोमीटर, तो ये जो है ना नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड हैं उनकी विस्कोसिटी को मेज़र करता है, लेकिन जो हमारा कैपिलरी वाला है वो न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेज़र करता है। तो इन कैपिलरी विस्कोमीटर द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मेजर्ड बाय फ्लोइंग इट थ्रू ए कैपिलरी। कैपिलरी के थ्रू हम उसको फ्लो करते हैं और वही टाइम और वॉल्यूम हम उसका मेज़र करते हैं और देन हम उसकी विस्कोसिटी मेज़र कर लेते हैं। तो ये है हमारा सारा कुछ, आप 7 मार्क्स में पक्का जरूर से देख लेना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन, वो है लास्ट में हमारा इस यूनिट से, वो है एक्सप्लेन डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड एंड हकल्स रूल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। देखिए डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, किसी भी चीज़ पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मुड़ जाना, टूट जाना, अपने शेप में बदल जाना। सपोज यहाँ पे हमारा ये है वाइटनर, अगर इस पर मैं फोर्स लगाऊं तो अपने इस पोजीशन में मुड़ गया, ये मतलब डिफॉर्म हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। कुछ भी चीज़ हम डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, यानी कि वो डिफॉर्म हो रही है, अपने शेप में चेंज हो रही है, वही हमारा डिफॉर्मेशन कहलाता है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड यानी कि सॉलिड का शेप में चेंज हो जाना, उसके साइज में चेंज हो जाना, वही हमारा ये कहलाता है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारी हकल्स इक्वेशन। तो एक साइंटिस्ट थे हकल, उन्होंने 1961 में क्या दी थी, ये इक्वेशन दी थी। पहले इक्वेशन देख लीजिए है क्या, ये होता है इन लॉग अपॉन 1/1 माइनस डी इक्वल्स टू KP प्लस A, जहाँ पे जो हमारा D है वो रिलेटिव डेंसिटी है पाउडर की, और P जो है प्रेशर है, K जो है हमारा ये स्लोप होता है, जो कि अगर आप डिटेल में देखोगे देखिए तब आपको ये समझ आएगा। ये स्लोप होता है हमारा किस में, हकल्स प्लॉट में, एक प्लॉट है हकल्स का तो वहाँ पे स्लोप होता है, और A जो है वो कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन का हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास है पाउडर, सपोज इस तरीके से पाउडर ये हमारा यहाँ पे ये भरा हुआ है, ठीक है, पाउडर है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो अगर उस पर हम उसको अगर हम कंप्रेस करते हैं, बोले तो प्रेशर लगा के कंप्रेसर सपोज मैं बना दूं इस तरीके से, तो इसको ऊपर से हम दबाएंगे तो नीचे कंप्रेस होगा, बोले तो कुछ इस तरीके से वो सिकुड़ जाएगा, यहाँ पे इतने से अमाउंट में वो रह जाएगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसका यहीं पे यूज़ होता है। जैसे कि सपोज अभी आप ना 5th सेमेस्टर में जाओगे, आप पढ़ोगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी, वहाँ पे हम टैबलेट बनाते हैं हम कंप्रेशन से, यानी कि दबा करके। हमारे पास ऐसे पाउडर पड़ा होता है, पाउडर पे हम इकट्ठा करते हैं, उसको फिर दबाते हैं इस तरीके से, मतलब हैमर वगैरह या जो भी वहाँ पे सिस्टम है हमारा, तो उससे वो टैबलेट बनती है, यानी कि वो कंप्रेस होकर के टैबलेट बनती है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या कहती है कि जो हमारे पाउडर्स होते हैं उन पे जब हम कोई प्रेशर वगैरह लगाते हैं, तो वही लिखा देखिए, जब उन पे हम प्रेशर लगाते हैं बोले तो उनको हम कंप्रेस करते हैं, तो द बल्क पाउडर अंडर फोर्स फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो वो जो है ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, तो वो केवल प्रेशर पे डिपेंड होता है। फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, वो किसी एक ही चीज़ पे वो डिपेंड होगा। तो बात करें अगर इसकी इंपॉर्टेंस की, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हैकल इक्वेशन की, जैसे कि हमारा वही
यहाँ पे जो हमारा है पाउडर हमारे पास कहीं भरा हुआ है, या बोले तो हम टैबलेट के लिए पाउडर को इकट्ठा कर रहे हैं और उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करने के बाद जो हमारा पाउडर है उसके बोले में जो कमी आती है, जो रिडक्शन होता है, वो सारा कुछ हम इसी इक्वेशन से मेजर करते हैं। बोले तो इसी इक्वेशन से हम सारा कुछ मतलब टैबलेट बनाने से पहले पता कर लेंगे कि हमारे पास इतना पाउडर है तो वो कितनी टैबलेट बना सकता है और कितना अमाउंट उसका वो जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमारी हैकेल इक्वेशन की, यानी कि पाउडर जो होते हैं उनके कंप्रेशन में इसका हम यूज़ करते हैं। तो हमारी यूनिट सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूँगा आज रात में कवर कर लूँ, सोने नहीं है मैंने, और सुबह को स्टार्टिंग बोले तो 9-10 ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यही मैंने बताना था। वीडियो में कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।